ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद, मैं सीएम में मैं अमेरिका और मैं लंदन। आज आपके सामने आई एम गोइंग टू डिलीवर विद लेक्चर नंबर 6, एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग हम कर रहे हैं आजकल। वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 8 as per ACCA, as per knowledge level, as per F2, as per management accounting, because these concepts will be helpful in performance management. तो आज का ये जो लेक्चर मैं लेक्चर नंबर 6 डिलीवर कर रहा हूँ बेटा, इतना प्रीशियस है कि मैं क्या बताऊँ आपको। नो डाउट आई हैव डिस्कस इन लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5 में मैंने बड़ी सारी बातें आपको बताई। आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हाँ, जैसे आप बचपन में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते थे, ऊपर लिखा होता था बैलेंस एज पर कैश बुक, नीचे कैलकुलेट करते थे बैलेंस एज पर पासबुक। याद है बेटा F3 में? अच्छा, वेन एवर इट इज गिवन इज बैलेंस एज पर कैश बुक एंड यू हैव टू कैलकुलेट बैलेंस एज पर पासबुक, तो आप पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो जाकर बैलेंस आता है। आई थिंक आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। अगर आप ऊपर लिखते हैं बैलेंस एज पर पासबुक, देन द बैलेंसिंग फिगर ऑब्जेक्टिव विल बी बैलेंस एज पर कैश बुक, तो यू हैव टू थिंक इट फॉर कैश बुक पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब जहां जाना है आपको उसी के लिए सोचना है। जैसे मुझे कुतुब मीनार जाना है तो मुझे कुतुब मीनार के लिए ही सोचना है कि कुतुब मीनार का रास्ता कैसा होगा। सेम कंसेप्ट वी हैव फॉलोड इन लेक्चर नंबर 4, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जब मैंने आपको बना के दिखाया कि प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच दिया हो और आपको कैलकुलेट करना हो प्रॉफिट एज पर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो यू कैन कैलकुलेट। और इफ यू आर गिवन विद प्रॉफिट एज पर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, यू कैन कैलकुलेट प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। आप कुछ भी निकाल सकते हैं। बट एक कैलकुलेटर को आज रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके सामने कैप्लॉन की हार्ड कॉपी होनी चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बीबीबी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज मैं A to Z सब बातें जो अभी रह चुकी है, वैसे तो आई हैव डिस्कस ऑल द कंसेप्ट्स, मैं इलस्ट्रेशंस, टेस्ट योरसेल्फ जो रिमेनिंग रह गए हैं बेटे उसको भी आज कंप्लीट कराऊंगा इस लेक्चर नंबर 6 में। आप रजिस्टर ओपन कर लें, ग्रेट गुड मॉर्निंग लिखें, लेक्चर नंबर 6 है जी ACCA F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसीलिए मैंने कहा था कि आप F1 पहले दें, फिर F3 दें और फिर F2 दें, और F2 के बाद एक सीधा F5 में आ जाए, क्योंकि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट F5 है, तो आपको इजीली जल्दी से क्लियर होने में आसानी रहेगी। ठीक है सर। चैप्टर नंबर 8, एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग हम कर रहे हैं इस समय, आपको मालूम है वी आर डूइंग एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है सर, बढ़िया। चलिए सर, जल्दी से रजिस्टर ओपन कीजिए, और मैं तब तक एक कोटेशन लिख चुका हूं, बिलीव इन यूर सेल्फ। आप अपने में विश्वास रखें कि आप कर सकते हैं, तब तो काम हो जाएगा, अदरवाइज बड़ी प्रॉब्लम आएगी दोस्तों। आपका अपने ऊपर विश्वास होना कि यार यू कैन क्लियर ACCA नॉलेज लेवल इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड फुल ACCA इन 1.5 ईयर, तो बेटे होगा। आपका विश्वास अपने लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, कमर सीधी करके बैठना लेक्चर 6 में, एंड बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। सो माय स्टोरी स्टार्ट्स हियर। आज का इस लेक्चर नंबर 6 को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि व्हाट आई हैव डिस्कस इन लेक्चर नंबर 3। मैंने लेक्चर 4 में और लेक्चर 5 में क्या क्या डिस्कस किया। बेटे लेक्चर 3 में मैंने दोबारा से आपको इनकम स्टेटमेंट बनाकर दिखाई दैट दिस इज द इनकम स्टेटमेंट विच वी विल प्रिपेयर एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच or variable costing approach. This is the way in which we calculate contribution, and this is the way in which we calculate profit. And then I told you that this is the way in which we prepare income statement as per absorption costing. बिकॉज इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हम क्या करते हैं, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स को भी एब्जॉर्ब कर देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में, और कंट्रीब्यूशन का कोई कंसेप्ट नहीं होता, इसलिए अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन का इंसिडेंस हो जाता है। ठीक है सर, तो आप देखिए जी, फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था, और लेक्चर 3 में ही मैंने आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में बताया दैट if because the profit calculated as per marginal costing approach is different from profit as per absorption costing approach. So what are the reasons for that? The only reason is valuation of the stock, because sometimes we undervalue it, sometimes we overvalue it. और बेटे आपको जो कैप्लॉन में और बीबीबी में दिया ना, वो रेक्टिफिकेशन वाला मेथड है। मैंने जो आपको मेथड बताया लेक्चर 3 में और लेक्चर नंबर 4 में, बड़ा लॉजिकल और कंसेप्चुअली बताया। आप हमेशा उसी मेथड से करना, क्योंकि आप अगर टेस्ट योर सेल्फ के क्वेश्चंस के आंसर देखोगे तो उन्होंने जुगाड़ कर दिया, डिफरेंस इन दिस, दैट इज दिस, दैट मल्टीप्लाई दिस। बेटा रटना पड़ेगा,
बट जो मेथड मैंने बताया दैट यू हैव टू प्रिपेयर द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन कैलकुलेट इट, बेटे उसी तरह से चलना है आपने। तो लेक्चर नंबर 3 में मैंने ये बताया था, लेक्चर नंबर 4 में अगेन आई हैव टोल्ड यू व्हाट आर द रीजंस फॉर द डिफरेंस इन द प्रॉफिट एज पर टू अप्रोचेस, बिकॉज ऑफ ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग इंसिडेंस ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड इंसिडेंस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। दो ही कारण हैं जिसकी वजह से डिफरेंस आता है प्रॉफिट एज पर marginal costing and profit as per absorption costing, and that is opening balance or closing balance of inventory। ठीक है जी, incidence of opening inventory and different types of scenarios we have discussed। lecture number 4 में मैंने different scenarios बताए थे कि अगर opening stock ज़्यादा है closing stock से तो क्या होगा, ओपनिंग कम है तो क्लोजिंग से तो क्या होगा, और ओपनिंग अगर इक्वल टू क्लोजिंग है तो क्या होगा। बेटे उनको रटना बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं दोबारा से टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन उन्हीं सिनेरियो से करके दिखाऊंगा, जुगाड़ नहीं करेंगे, विच इज गिवन टू यू इन कैप्लॉन। तो चलिए जी स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 5 में। बेटे लेक्चर नंबर 5 जो मैं आज का लेक्चर तो 6 है, लेक्चर नंबर 5 में मैंने आपको बताया था ओपनिंग इन्वेंटरी एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी अगर है तो हाउ, व्हाट आर द पॉइंट्स, व्हाट आर द रीजंस, हाउ विद द हेल्प ऑफ द केस स्टडी वी हैव डिस्कस्ड। बेटे मुझे आज रोकना मत, मैं सीधा आ गया हूँ टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 2 में। आप ईमानदारी से जल्दी से उसको ओपन कर लें। बेटे मैं इस समय टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहा हूँ। आइए जी, आइए टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है और हम इसको अपने मेथड से करेंगे। यार इन्होंने मेथड दिया है लेकिन जुगाड़ किया है, कभी कुछ करते हैं कभी कोई फॉर्मेट यूज करते हैं, एक यूनिक वे यूनिटरी मेथड फॉलो नहीं किया, यूनिफाइड मेथड, पर भूपेश आनंद ने यूनिफाइड मेथड फॉलो किया है। तो मैं आज जो भी क्वेश्चन कराऊंगा अपने हिसाब से, अपने तरीके से, जो आपको मैंने बताया है ना, वो ज़्यादा लॉजिकल वे है, तो आपका आंसर वही आने वाला है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं सर। A company makes and sells one product, एक ही प्रोडक्ट बनाती है। The following information is available। वो कहता है ये कंपनी है, एक ही प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्शन 2500 यूनिट दिया हुआ है कि आप जो बनाते हैं वो 2500 यूनिट्स हैं और जो बेचते हैं वो 2300 यूनिट्स हैं। इसका मतलब आप बना ज़्यादा रहे हैं और बेच कम रहे हैं। इट मीन्स देयर विल बी इंसिडेंस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ 200 यूनिट्स। ये तो सीधा सीधा इस छोटा सा बच्चे से पूछें वो भी बता देगा दैट देयर विल बी अ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 200 यूनिट्स। अच्छा ओपनिंग उसने कहा है 0 है, ठीक है, अच्छी बात है साहब, ओपनिंग होता तो ज़्यादा सोचना पड़ता। एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो कहता अच्छा ओपनिंग इन्वेंट्री कम है, प्रेशर कम पड़ेगा दिमाग में। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, यूनिट सेलिंग प्राइस, एक यूनिट को $90 में बेच सकते हैं। यूनिट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, दिस। बेटे आप चेक करो, ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, वेरिएबल 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 वेरिएबल। और आपको पता है अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच लेते हैं तो वी कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जितनी भी है, वेदर दैट इज प्रोडक्शन, वेदर दैट इज सेलिंग, वेदर दैट इज एडमिन, बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट द कंसेप्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन, एंड कंट्रीब्यूशन इज सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। एंड दिस इज फिक्स कॉस्ट, और आपको पता है फिक्स कॉस्ट जो है वी एब्जॉर्ब ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट विच वी हैव ऑलरेडी सीन इन द ओवरहेड्स, एंड इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आल्सो वी फॉलो एब्जॉर्प्शन रेट मेथड। यहाँ पर $30 पर यूनिट का रेट एब्जॉर्प्शन दिया हुआ है और उसको कैसे निकाला होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, टोटल ओवरहेड्स अपॉन टोटल प्रोडक्शन। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स फॉर द पीरियड वाज 52,500, ठीक है सर, एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स वर 13,500। इट मीन्स ये जो आपको गिवन है, अब आपको ये नहीं बता रहे कि ये एब्जॉर्ब्ड है या इनकर्ड है, हम मानेंगे एब्जॉर्ब्ड और इनकर्ड बराबर है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। पहले क्वेश्चन पढ़ दीजिए आराम से। अ कंपनी सेल्स, देखिए क्वेश्चन को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, आंसर तो दिया ही हुआ यार। कैप्लन वाले आपको क्वेश्चन को रीड करना थोड़ी बता रहे हैं, उसके बाद जैसे मैं सॉल्व करूंगा आपको उस तरह से थोड़ी बता रहे हैं। आंसर निकालना अलग बात है, आंसर को समझ के करना एक अलग बात है। आप टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छी तरह से एक बार पढ़ रहे हैं, मैं आपके लिए चुपचाप खड़ा हूं, आप पढ़ रहे हैं। आपको प्रॉफिट निकालना है जी एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच एंड एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। और फिर हम इसको रिकंसाइल भी करेंगे।
आई थिंक आप सभी ने क्वेश्चन को ईमानदारी से पढ़ लिया और एक बार इंफॉर्मेशन देख ली। मैं इस समय आपके लिए बड़ी प्यारी प्यारी सी स्लाइड्स लेकर आया हुआ हूँ और मैं आ रहा हूँ बेटे। मैंने बड़ी इंपॉर्टेंटली वही फॉर्मेट बनाया जो मैंने लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 में आपको गिवन है। मैं चेंज नहीं करने वाला। अगर आप इसका सोल्यूशन बाद में देखना जो कैप्लॉन में गिवन है, उन्होंने जुगाड़ से किया, हम जुगाड़ से नहीं करेंगे। हम पहले मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, उसमें कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, उसका प्रॉफिट निकालेंगे और उसके बाद हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे एज पर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। जैसा मैंने बताया है, आप सब बिल्कुल कमर सीधी कर लें, कैलकुलेटर अपने सामने रख लें और फॉर्मेट को बनाना शुरू कर दें। आपको फॉर्मेट मालूम है, मैंने पहले फॉर्मेट को यहाँ लिखा और उसके बाद उसकी डाटा को रंग दे चुनरिया, मैंने फिर डाटा को भरना शुरू किया। तो ऊपर लिखा जी फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग / वेरिएबल कॉस्टिंग। आइए सर, सेल्स, अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें तो 2500 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए हैं बट बेचे कितने हैं? 2300 यूनिट्स, क्योंकि मैंने कहा था देयर इज 200 यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो सेल्स आ गया डॉलर्स में, मैंने ऊपर डॉलर्स लिख दिया, 2300 इंटू $90 दैट कम्स टू $270,000 की टोटल सेल्स हो गई। अच्छा, सेल्स में से हम वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हम वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगी, बिकॉज हम मार्जिनल कॉस्टिंग में कर रहे हैं। ठीक है सर। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट भी हो सकती है, वेरिएबल एडमिन कॉस्ट भी हो सकती है, वेरिएबल सेलिंग भी हो सकती है। जितनी भी वेरिएबल है, वेदर इट रिलेट्स टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वेदर इट रिलेट्स टू ऑफिस डिपार्टमेंट, वेदर इट रिलेट्स टू सेलिंग डिपार्टमेंट, बस कंडीशन ये है कि वो वेरिएबल होनी चाहिए। अगर वेरिएबल है तो हम उसको लेस कर देंगे और उसके बाद कंट्रीब्यूशन आएगा, फिक्स को टच भी नहीं करेंगे। यही तो डिफरेंस है बेटे मार्जिन और अब्जॉर्प्शन में। तो मैंने लिखा लेस मैन्युफैक्चरिंग, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब एक यूनिट में मटेरियल इतना दिया है, हाँ जी, लेबर इतनी दी है, हाँ जी, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स इतने दिए, $45। आप चेक करिए, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, मैं फिक्स प्रोडक्शन को नहीं ले रहा। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट $45 है। $45 इंटू 2500, क्योंकि मैंने बनाया तो 2500 यूनिट है, तो मैंने खर्चा तो 2500 यूनिट के बेसिस पे किया होगा। बेटे वेरिएबल कॉस्ट तो डायरेक्टली नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस पर रिलेट करती है, तो जितने मैंने प्रोड्यूस किए उसके हिसाब से मैंने खर्चा किया। यही आ गया जी, $45 इंटू 2500 दैट कम्स टू 1,12,500। ओपनिंग बैलेंस तो है ही नहीं, क्वेश्चन खुद ही कह रहा है, चीख रहा है यार। हाँ, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें ओपनिंग भी होगा क्लोजिंग भी होगा। अभी ओपनिंग नहीं है तो मैंने डैश कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, अब आपने 2500 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं और आपने 2300 यूनिट्स बेचे हैं, इसका मतलब क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक हो गया 200 यूनिट्स का। तो 200 यूनिट्स इंटू 45, ये आ गया जी मेरे पास 200 यूनिट इंटू 45 9000। तो मैंने यहाँ पर 1,12,500 में से 9000 लेस कर दिया, तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई 1,03,500। बेटे अब क्या है कि आप, एक चीज़ मैं बता दूँ कि आप ग्रॉस प्रॉफिट नहीं भी निकालेंगे तब भी सीधा कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, बट मैंने ना आपको लॉजिकली करके दिखाया है, स्टेप वाइज किया है कि आपको और ज़्यादा समझ आए। अब आपके कैप्लॉन में, बीबीबी में, बीबीबी में एक क्वेश्चन में उन्होंने दे हैव कैलकुलेटेड ग्रॉस प्रॉफिट, बट कैप्लॉन वालों ने ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकाला, तो कोई बात नहीं, आप एक बार लिख दें सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अगर आपको नहीं भी निकाला तो ग्रॉस प्रॉफिट छोड़ सकते हैं, लेस वेरिएबल एडमिन, लेस वेरिएबल सेलिंग, कंट्रीब्यूशन निकाल दीजिए सीधा। मैंने क्या किया, जान के एक हॉल्ट दिया ग्रॉस प्रॉफिट तक कि आपने एक्चुअली में आपको लॉजिकली समझ आया कि ग्रॉस प्रॉफिट के बाद वी विल बी डिडक्टिंग वेरिएबल एडमिन, एडमिन है ही नहीं। अच्छा, फिक्स वेरिएबल सेलिंग है $1 पर यूनिट। अच्छा, आपको पता है सेलिंग ओवरहेड्स आर ऑलवेज रिलेटेड विद नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। मैं फिर रिपीट करता हूँ अपने गोल्डन वर्ड्स, आप सेल्समैन को कमीशन तभी देते हैं जब वो बेच के आता है। इट मीन्स सेलिंग ओवरहेड्स अगर वो वेरिएबल हैं, दे आर ऑलवेज रिलेटेड विद नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। आई रिपीट, इफ सेलिंग ओवरहेड्स आर वेरिएबल, दे आर ऑलवेज टू बी रिलेटेड विद नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। तो 2300 यूनिट्स मैंने बेचे $1 के हिसाब से, तो यहाँ पर आ गया जो $2300 का टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट। कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लिया जी मैंने। अच्छा, कंट्रीब्यूशन निकाल लिया जैसे ही, उसके बाद जितनी भी फिक्स कॉस्ट है लेस कर दीजिए, लेस फिक्स कॉस्ट, लेस फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट, लेस फिक्स एडमिन कॉस्ट, लेस फिक्स सेलिंग कॉस्ट, जो भी है फिक्स उसको लेस कर देंगे एंड बैलेंसिंग फिगर विल बी प्रॉफिट। तो लेस
फिक्स्ड फैक्ट्री 52,500, वो कह रहा है जी 52,500 रुपये अमाउंट है फैक्ट्री ओवरहेड्स का, एडमिन 13,500, सेलिंग ओवरहेड्स नहीं दिए हुए। बेटे क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप एक बार देखो तो सही। मैंने अभी क्वेश्चन को मेरे को बार बार टर्न करनी पड़ती है, वो स्लाइड आप क्वेश्चन पढ़ो, तभी मैंने कहा ना कि आप हार्ड कॉपी अपने सामने रखो। मैंने तक हार्ड कॉपी रखी है। तो प्रॉफिट आपने निकाला 35,200। अब आप जैसे 35,200 लिखेंगे, इसके बाद आप जरा टेस्ट योर सेल्फ के क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन में जाना। अभी मैं जाऊंगा तो दिखाऊंगा। बेटे उन्होंने तो घिच पिच करके निकाल दिया 35,200, बट लॉजिकल नहीं है, आपको लॉजिकली समझ नहीं आएगा। कभी किसी क्वेश्चन में कुछ किया, किसी क्वेश्चन में कुछ किया, आपको एक ही मेथड फॉलो करना है। मैं भूपेश आनंद, इसी टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 2 में आई वांट टू टेल यू दैट हाउ आई विल कैलकुलेट प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। बेटे एब्जॉर्प्शन में हम फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स एब्जॉर्ब कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट। इट मीन्स जैसे ही मैं वो एब्जॉर्ब करता हूं तो क्लोजिंग इन्वेंट्री का बैलेंस हिल जाता है, क्योंकि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री का बैलेंस मार्जिनल कॉस्टिंग में होता है दैट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, बट द क्लोजिंग इन्वेंट्री बैलेंस विच इज कैलकुलेटेड विच इज वैल्यूड एज पर इन द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इट इज कैलकुलेटेड एज पर वेरिएबल प्लस फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो थोड़ा सा चेंज आ जाता है। तो आप ऊपर लिखेंगे, आप सब लिखेंगे। देखिए कमर सीधी करके बैठिए, इनकम स्टेटमेंट अभी बनाएंगे ना तो आपको बार बार पेपर देना नहीं पड़ेगा और F5 आपका बड़ी जल्दी क्लियर होगा, F2 तो होगा ही, है ना। तो ऊपर लिखिए इनकम स्टेटमेंट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सेल्स। मैंने 2,300 यूनिट बेचे थे, अभी मार्जिनल कॉस्टिंग में देखा 90 के बेसिस में, तो ये आपके पास सेल्स तो वही आ गई, कॉपी पेस्ट किया मैंने $2,07,000। बट ये मेथड वो नहीं है जो कैप्लॉन ने। बेटा मैंने आपको जो फॉर्मेट दिए, जो लॉजिक बताया, मैं उसी में चल रहा हूँ। लेस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग में वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग भी लेंगे, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग भी लेंगे। ये डिफरेंस है मार्जिनल कॉस्टिंग और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। तो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग में $45, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग में $45 तो आपने निकाला ही था, है ना, प्लस $30 आपको फिक्स दिया हुआ था, क्योंकि मार्जिनल में हमने फिक्स नहीं लिया, है ना। तो 45 प्लस 30 $75, और मैंने बनाए कितने, 2500 यूनिट्स। बेटे आपको पता है जब आप प्रोड्यूस करते हो तो जो आपकी कॉस्ट होती है, इट इज आपने वो कॉस्ट प्रोडक्शन पे लगाई होती है ना। तो 2500 यूनिट आपने बेचे तो 2500 इंटू 75, बट आपने एक्चुअली में बेचे 2500 नहीं, प्रोड्यूस 2500 किए, बेचे 2300। इट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक 200 यूनिट्स, क्योंकि ऊपर मैंने सेल्स 2300 की ली है, तो मुझे कॉस्ट भी तो 2300 की लेनी है। तभी तो गधों को आई कैन कंपेयर ऑरेंजेस विद ऑरेंजेस। ऐसा थोड़ी है कि सेल्स में 2300 यूनिट की ले रहा हूँ और कॉस्ट 2500 यूनिट की लूँ। तो बेटे कॉस्ट इनकर 2500 की हुई है, बट उसमें से आप क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग वैल्यूएशन, क्लोजिंग वैल्यू स्टॉक कम करेंगे, वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, तो बैलेंसिंग फिगर जो आएगी दैट रिलेट्स टू दैट। तो मैंने लिखा जी 75 इंटू 2500, 1,87,500। ये तो निकाल ही दिया आप। 75 इंटू 200, आराम से $75 इंटू 200, क्योंकि 200 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में और $75 की वैल्यू निकाली है। तो इट इज दिस 15,000 आ गया जी आपके सामने, 15,000 आ गया। 1,87,500 is the cost, that is manufacturing cost for 2,500 units, but I have sold 2,300 units. So I should compare the sales of 2,300 units with the cost of 2,300 units. So I will subtract the closing value of the closing balance of the inventory from that total 2,500, so that the balancing figure will be 2,300 units. So the point is, ये जो मैंने फिगर निकाली 1,72,500, आपके कैप्लॉन ने, बीबीबी ने नहीं निकाला है। लेकिन बेटे जब तक आप ऐसे नहीं करेंगे ना, उसको सेग्रीगेट स्टेप वाइज नहीं करेंगे, आपको क्या समझ आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया जी 34,500। मैं भूपेश आनंद, वैसे ग्रॉस प्रॉफिट आप स्किप कर सकते हैं, 34,500। इसमें से मैं अब लेस करूंगा क्या, एडमिन, वेरिएबल है तो वेरिएबल, फिक्स है तो फिक्स्ड है 30,500। फिर सेलिंग लेस ओवरहेड्स लेस करूंगा, $1 पर यूनिट दिया था, 2,300 यूनिट्स बेचे थे, तो 2,300 इंटू 1 दैट कम्स टू $2,300। ये आपके सामने आ गया जी नेट प्रॉफिट 18,700। पहले बताओ यहाँ तक समझ आ गया। अब आपको पता है, आपको मालूम है कि आपने प्रोड्यूस कितने किए हैं, 2500, बेचे कितने हैं, 2300, और आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है, 200।
और आपने 30 रुपीज़ के हिसाब से चार्ज किया एब्जॉर्प्शन रेट $30। $30 के हिसाब से अगर आप 2500 में देखें तो कितना आपने एब्जॉर्ब कर दिया, 2500 इंटू 30 आपने कर दिया जी $75,000। और हुआ कितना है सर, इनकर कितना हुआ है पता है आपको, इनकर कितना हुआ है मैं बता देता हूँ। इनकर हुआ जी 52,500 प्लस 13,500 66,000। पहले बताओ यहां तक समझ आ रहा है आपको? तो यहां पे मैंने लिखा एड ओवर एब्जॉर्प्शन, आपने ज्यादा एब्जॉर्ब कर दिया 22,500 एंड देन बैलेंसिंग फिगर इज 41,200। ज्यादा एब्जॉर्ब कर दिया आपने। कैसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर दिया? आपने एब्जॉर्ब किया 30 रुपीज के बेसिस पे, 30 रुपीज के बेसिस पे। तो आप ये बताइए जी 30 रुपीज के बेसिस पे जब आपने एब्जॉर्ब किया तो ओवर अब्जॉर्प्शन लिखिए 22,500 एंड नेट प्रॉफिट इज 41,200। बेटे ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं है कैप्लॉन से, मैंने लॉजिकली आपके लिए सॉल्व किया और फिर बातें निकाली। ठीक है सर, मैं आ गया जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 3। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है बेटे इस चैप्टर नंबर 8 का, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग का ये लेक्चर नंबर 6 का लास्ट क्वेश्चन है। और ये लेक्चर भी वैसे इस चैप्टर का लास्ट है। इट मीन्स ये जैसे ही क्वेश्चन करूंगा तो लेक्चर 6 कंप्लीट हो जाएगा, और लेक्चर 6 कंप्लीट होगा तो चैप्टर 8 भी कंप्लीट हो जाएगा। इट मीन्स चैप्टर नंबर 9 में हम ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग मेथड यूज करने वाले हैं आराम से। पहले मैं रुके हूँ, आप एक बार चेक करिए कि आपको यहाँ तक समझ आ गया है, तो फिर हम आगे चलेंगे। वैसे आपको मैं फिर बता दूं, अगर आपको ये समझ नहीं आया कि 22,500 कैसे आया तो मैं और बता देता हूँ कैसे मैंने निकाला है। आप ये देखिए प्रोडक्शन ओवरहेड्स, आपने जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स चार्ज किए, एब्जॉर्ब किए, उसके बेसिस पे एक एब्जॉर्प्शन रेट था $30 का। $30 इंटू 2,500 यूनिट्स करें तो आप जरा चेक करिए जी, 30 इंटू 2,500 ये आ गया जी $75,000। और एक्चुअली में ये तो एब्जॉर्ब्ड हो गए। और इनकम कितने हैं जी प्रोडक्शन, इनकम कितने क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप चेक करिए क्वेश्चन में क्लियर है जी, मैं तो क्वेश्चन से देख रहा हूँ 52,500। आप डिफरेंस निकाल लीजिए, इनकम इतने, एब्जॉर्ब इतने, आपने ज्यादा एब्जॉर्ब किए, इट मींस इट इज अ केस ऑफ ओवर एब्जॉर्प्शन। तो 52,500 माइनस 75,000 ये आ गया जी 22,500। सो इट इज अ केस ऑफ ओवर एब्जॉर्प्शन। आई थिंक आप समझ आ गया आपको 22,500। ठीक है सर, चलिए अब हम आ गए टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 3 में। और मैं चाहता हूं कि आप पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लें, फिर मैं उसके बाद बताऊं। या चलिए जी पहले मैं भी आ ही गया, उसी में आ गया। टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपने ईमानदारी से कर लिया ना तो समझ लीजिए कि लेक्चर 4 में जो बातें मैंने बताई थी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की, दैट हाउ वी कैन प्रिपेयर द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, आपको सब क्लियर हो जाएगा। इन अ पीरियड वेयर ओपनिंग इन्वेंटरी वॉज 5,000 यूनिट्स, मतलब एक पीरियड में ओपनिंग इन्वेंटरी 5,000 यूनिट्स है, एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी वॉज 3,000 यूनिट्स, और क्लोजिंग इन्वेंटरी 3,000 यूनिट्स है। ठीक है जी। अ कंपनी हैड अ प्रॉफिट ऑफ 92,000 यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जब हम यूज करते हैं तो 92,000 रुपीज या $92,000 का प्रॉफिट आता है।
if the fixed overhead absorption rate was $9 per unit, calculate the profit using marginal costing. आराम से देखिए, आपको भले आता है, भले आपने यू मस्ट हैव सीन द सोल्यूशन फ्रॉम कैप्लॉन, बट मैं कहता हूँ कैप्लॉन की जो सोल्यूशन है वो गलत है, आंसर हम वही निकालेंगे, बट द मेथड विच दे फॉलोड दैट इज टोटली रॉन्ग. उन्होंने जुगाड़ किया डिफरेंस निकालकर, बेटे वो भूल सकते हो आप. मैंने आपको जैसे लेक्चर 4 में रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट बताया था, दैट व्हाई अंडर वैल्यूएशन इज देयर इन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड व्हाई ओवर वैल्यूएशन देयर इज देयर इन द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, क्योंकि हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट भी एब्जॉर्ब करते हैं, तो जो इन्वेंट्री की वैल्यू होती है वो ओवर एब्जॉर्ब हो जाती है. अब सवाल ये आता है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर ओवर एब्जॉर्ब हो जाए तो उसका इफेक्ट अलग है, और ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर एब्जॉर्ब हो जाए तो अलग है. तो वो बातें सारी बता दी हैं, आप बस क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह से पढ़ें, है ना. क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको मेरी वाली सारी स्लाइड समझ आ जाएंगी जो मैंने आपको बताई हैं. मैं इस समय आपके सामने टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 3 सिनेरियो 1 से पहले ये कहना चाहता हूँ कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 में ये सारी बातें ऑलरेडी बताई हुई हैं. ये तो लेक्चर 6 कर रहे हैं, ये तो मेरा प्यार है कि मैं सारा कुछ करा रहा हूँ. मैंने आपको इफेक्ट ऑफ चेंजिंग इन इन्वेंट्री लेवल्स बताया हुआ है. सिनेरियो 1 बताया व्हेन प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल्स. जिन बच्चों को नींद आती है क्लास में वो कहते हैं जी प्रोडक्शन इन यूनिट शुड बी इक्वल टू क्लोज सेल्स इन यूनिट्स, क्योंकि जब प्रोडक्शन इन यूनिट्स और सेल्स इन यूनिट बराबर होंगे तो ना तो अंडर एब्जॉर्प्शन होगा ना ओवर एब्जॉर्प्शन होगा, और प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग और प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दोनों ही सेम होंगे. आप एग्जामिनर को थैंक यू बोलना जब वो प्रोडक्शन इन यूनिट्स और सेल्स इन यूनिट सेम दे दे, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी नहीं और ओपनिंग जीरो है मान लो, है ना. तो आप चेक करिए जी, आपने ऑलरेडी सिनेरियो 1 किया हुआ है, और यहाँ पर आपने किया था ऑपरेटिंग इनकम एज पर वेरिएबल कॉस्टिंग विल बी इक्वल टू ऑपरेटिंग इनकम एज पर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स. ये सब बताया है आपको, है ना. तो मैं इसलिए टाइम वेस्ट नहीं कर रहा इतना ज़्यादा, आपको ऑलरेडी याद कराने के लिए थोड़ा सा मैंने बताया कि भाई ये बात मैंने लेक्चर नंबर 4 में कराई थी. आज हम टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 3 में आ रहे हैं, है ना. प्रोडक्शन यूनिट्स ज़्यादा है, अगर जैसे इस क्वेश्चन नंबर 3 में दो मान लेते हैं, कितने भी यूनिट्स अभी देखेंगे, है ना. अगर प्रोडक्शन यूनिट ज़्यादा है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी, और अगर प्रोडक्शन कम है सेल्स ज़्यादा तो ओपनिंग इन्वेंट्री होगी. तो ऑपरेटिंग इनकम ज़्यादा होगी एज पर दिस. अब इसके लॉजिकली बताया था, रटना थोड़ी है कि आप सुबह सुबह उठ जाओ रटना शुरू करते हैं, इफ दिस इज दिस दिस इज दिस देन दिस इज दिस. नहीं बेटा, बेटे मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ कि आपको मैं लॉजिकली बता पाऊँ, समझा पाऊँ कि एक्चुअली में है क्या, है ना. फिर सिनेरियो 3 व्हेन प्रोडक्शन यूनिट्स इज लेस देन दिस, और फिर मैंने आपको सभी को एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के दिखाई थी लेक्चर नंबर 4 में. बेटे ये बिल्कुल रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने किया था, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स गिवन होता था, एंड यू कैन कैलकुलेट प्रॉफिट जैसे पासबुक में करते थे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, प्रॉफिट एज पर या बैलेंस एज पर पासबुक, यू कैन कैलकुलेट बैलेंस एज पर कैश बुक, और बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, यू कैन कैलकुलेट बैलेंस एज पर पासबुक निकालते थे. ये लेक्चर 4 में कराया था. अगर प्रॉफिट ऊपर लिखा हुआ है एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग तो नीचे आप लास्ट में निकाल सकते हैं प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. तो मैंने लिखा जी प्रॉफिट एज पर वेरिएबल कॉस्टिंग अगर है तो उसमें हम एडजस्टमेंट करेंगे. जब हम एडजस्टमेंट करेंगे तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट को निकालने के हिसाब से करेंगे, क्योंकि मुझे फिगर जो चाहिए, नेट रिजल्ट जो चाहिए वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का चाहिए. बट अगर मैं ऊपर लिखूंगा प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इट मीन्स मुझे नीचे निकालना है प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग, तो मैं जो भी एडजस्टमेंट करूंगा कीपिंग इन माइंड कि मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या हुआ होगा. मेरी बात आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं. कहने का मीनिंग ये है कि आप सभी अगर लॉजिकली चीज़ों को नहीं समझा तो रट्टाफिकेशन में परेशानी हो सकती है और आप भूल जाएंगे. इसीलिए मैंने कहा था कि आपको याद रखना है, कंसेप्ट समझना है, लॉजिक समझना है कि अगर हम इसकी वैल्यूएशन कम करें तो ओपनिंग वैल्यू क्या होगी, क्लोजिंग क्या होगी. तो मैंने यहाँ पे लिखा है जी एड ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन एब्जॉर्प्शन. बेटे आपको पता है कि ये बात तो सबको मालूम है ना कि चाहे ओपनिंग है क्लोज भी छोड़ देते हैं, ओपनिंग है या क्लोजिंग है, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा होगी और मार्जिनल कॉस्टिंग में स्टॉक की वैल्यू कम होगी. दूसरी बात, फिर मैंने ना आपको ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिखाया था कि अगर आप एक चीज़ बताओ, अगर ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू हम कहते हैं जी ज़्यादा है, ऐसा लॉजिकली सोचो, है ना. ओपनिंग की अगर वैल्यू ज़्यादा है तो डेबिट साइड ज़्यादा हो गई. अच्छा डेबिट ज़्यादा हो गई तो प्रॉफिट कम होगा. अब ये नहीं सोचना कि मार्जिनल या एब्जॉर्प्शन है, खाली पहले नॉर्मल कंसेप्ट में आओ.
इसी तरह से अगर ओपनिंग की वैल्यू कम हो गई तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अगर आप दूसरी तरफ से आए, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, बिकॉज वी कैलकुलेट प्रॉफिट एज पर क्रेडिट माइनस डेबिट, क्रेडिट टोटल ऑफ दिस साइड माइनस टोटल ऑफ दिस साइड। ये बात आपको ऑलरेडी पता है और आपने ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी बनाई हुई है। बेटे आज के इस लेक्चर क्वेश्चन नंबर 3 जो भी हम करने वाले हैं उसमें खाली रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और जो लॉजिक्स मैंने बताया अगर आपने समझ लिए, अगर आपको आते हैं तो आप 1 सेकंड में आंसर निकाल लेंगे। और अगर आप कैप्लन देखें तो उन्होंने डिफरेंस लिखा हुआ, डिफरेंस इन स्टॉक एंड दिस। बटे मैं कहता हूँ आई विल नॉट रिकमेंड टू डू दैट मेथड। आप बस ऐसा करो, फॉर्मेट तो छोड़ दो, ये जरूर लिख लो, एक बार बनाओ बेटा, एक बार ही कर लो। टेस्ट यूर सेल्फ में हम ये यूज करने वाले हैं, इस स्टेटमेंट का यूज होगा तो आपका थोड़ा सा बनाना इंपॉर्टेंट है। ऊपर लिख लीजिए प्रॉफिट एज पर वेरिएबल कॉस्टिंग या मार्जिनल कॉस्टिंग। अब ये रटना नहीं है, एड ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लेस अंडर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ये पता है आपको। प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ऊपर अगर मार्जिनल लिखा है तो नीचे आएगा एब्जॉर्प्शन, ऊपर अगर एब्जॉर्प्शन लिखा है तो नीचे आएगा मार्जिनल। ये बात मालूम है। मैं चाहता हूं कि आपको सीधा ही क्वेश्चन में लेके आ जाऊं, मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन में लेके आ जाऊं। हाँ सर क्वेश्चन पढ़ते हैं, आइए जी एक बार दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में ये था, ये देखो जी, ये क्वेश्चन मैंने बनाया था। ओपनिंग इन्वेंट्री है 5000 यूनिट्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 3000 यूनिट्स। आपको प्रॉफिट गिवन है एज पर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 3 में, और प्रॉफिट एज पर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है 92,000। और क्वेश्चन कह रहा है यू हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग, इसलिए मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग में क्वेश्चन मार्क डाला है, आप चेक करिए। और अब्जॉर्प्शन रेट दिया हुआ $9 का। ये सभी फिगर्स गिवन है भाई साहब, मैंने अपनी तरफ से नहीं सोची। इसका मतलब मैं ऊपर प्रॉफिट कौन सा लिखूंगा, प्रॉफिट एज पर, मैं लिखूंगा जी प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, बिकॉज मुझे एब्जॉर्प्शन का ही गिवन है। अच्छा जब मैं एब्जॉर्प्शन लिखूंगा तो लास्ट में जो प्रॉफिट आएगा दैट विल बी एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। अच्छा मार्जिनल का तभी आएगा जब मैं उस 92 में ऐसे एडजस्टमेंट करूं जो एडजस्टमेंट मार्जिनल कॉस्टिंग में हुई होगी, because then only I can easily calculate the profit as per marginal costing. It means no doubt I have written profit as per absorption, मैंने ऊपर तो लिखा है absorption, लेकिन मैं अब सोचूंगा किसके लिए, मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए, कि मार्जिनल में क्या हुआ होगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो मैंने ऊपर लिखा प्रॉफिट एज पर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब ओपनिंग स्टॉक है 5000, क्लोजिंग है 3000। अब कैप्लन वाला ने 2000, 5000 मैंने 3000 कर दिया, आपने मेथड नहीं लगाना। वो आप ये बताइए जब 5000 यूनिट है ओपनिंग इन्वेंट्री तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इन्वेंट्री की वैल्यू ज़्यादा होती है और मार्जिनल में कम होती है। अब मुझे मार्जिनल के हिसाब से निकालना है। अच्छा मार्जिनल में जब कम होगी तो मार्जिनल का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो जब मार्जिनल का प्रॉफिट बढ़ेगा तो मुझे बढ़ाना चाहिए, तो मैं लिखूंगा एड अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन मार्जिनल। $9 के हिसाब से 5000 यूनिट है, 45,000 लिख दिया। इसी तरह से क्लोजिंग इन्वेंट्री है $3000। अच्छा एब्जॉर्प्शन में वैल्यू ज़्यादा आएगी, मार्जिनल में कम आएगी, क्योंकि $9 का रेट उन्होंने एब्जॉर्प्शन में किया। अच्छा मार्जिन में जब कम आएगी तो मार्जिन का प्रॉफिट कम हो गया होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हम क्रेडिट करते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं समय, इसलिए मुझे लेस करना है। तो मैं लिखूंगा लेस, होगा हमेशा ही अंडर वैल्यूएशन मार्जिनल में, तो मैंने लिखा लेस अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 3000 यूनिट इंटू 9 दैट इज 27,000। ये आ गया जी प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग 1,10,000। अब अगर आप सोल्यूशन देखें ना तो 2 दिन तक रात को नींद नहीं आएगी। उन्होंने जुगाड़ किया है, उन्होंने ना तो ये 27,000 लिखा ना उन्होंने 45,000 लिखा, बस कुछ प्लस माइनस कर दिया और सीधा उनके पास आंसर आ गया 1,10,000। ठीक है सर बहुत बढ़िया। मैं नेक्स्ट पार्ट में आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट जो है ना बड़ा प्यारा सा दिया उन्होंने जान के ना प्रॉफिट एज पर मार्जिनल दे दिया, ताकि वो चाहते हैं कि आपको लॉजिकली हम देखें कि आपको समझ आ रहा नहीं आ रहा। अब आपको प्रॉफिट एज पर मार्जिनल दे दिया है एंड यू हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन। इट मीन्स आपको जब एब्जॉर्प्शन का निकालना तो सोचना किसके हिसाब से, एब्जॉर्प्शन के हिसाब से। अच्छा एब्जॉर्प्शन में हमेशा स्टॉक की वैल्यूएशन ओवर होती है। अब आपको ये देखना है कि वो ओपनिंग स्टॉक है या क्लोजिंग है। ओपनिंग है तो
आपने डेबिट किया होगा, तो जब ज़्यादा डेबिट करोगे तो प्रॉफिट कम आएगा, तो और वाले ओपनिंग स्टॉक में लेस कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक वाला ऐड कर देंगे। ये बात आपको पता चल गई। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने दोबारा से आ गया और इस बात को लिखना शुरू कर दिया। ऊपर लिखा जी मैंने, प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग 62,100। Add or valuation of closing stock in absorption. Add or valuation of closing stock in absorption. आपको पता ही है हमेशा absorption में वैल्यू ओवर होती है और मार्जिन में स्टॉक की अंडर होती है। तो 6,750 आपने डिफरेंस नहीं लेना, पूरा पूरा करना है। 6,750 इंटू 2 ये आ गया जी। लेस और वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक 25,550, ये आपके सामने आ गया। प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच। बेटा मुश्किल है ही नहीं। अगर आपने मेरे लेक्चर 3, 4 ध्यान से देखे हैं, आपने सोल्यूशन देखनी नहीं है कैप्लॉन की। मैंने इस बात को समझाया हुआ है आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर। आप ये बताइए ना, मैंने लेक्चर नंबर 4 में भी बताया था कि भाई आप क्या करो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर देखो, ये मार्जिनल कॉस्टिंग है, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। अगर क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे होगा और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ होगा, यहाँ हमेशा ज़्यादा होता है, यहाँ हमेशा कम होता है, ये बात तो हमें पता ही है। अच्छा, दूसरी बात, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे हमेशा ज़्यादा होता है, यहाँ हमेशा कम होता है, ये बात तो पता है ना। मार्जिनल कॉस्टिंग में कोई भी स्टॉक है कम होता है। अब सवाल आता है कि अगर ओपनिंग का इफेक्ट लेना तो प्रॉफिट निकलता है इससे, तो यहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा आ जाएगा, प्रॉफिट विल बी मोर। अगर मैं खाली ओपनिंग का सिनेरियो लूँ और क्लोज, तो आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको एग्जामिनेशन किट के क्वेश्चंस करने हैं, मॉक टेस्ट करना है, 80% कम से कम मॉक टेस्ट में आने चाहिए, तभी आपको आगे मेन एग्जामिनेशन में जाना है। मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 9 में ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग मेथड्स में मिलूंगा। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।